विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, दयानंद सरस्वती को पढ़ने के बाद, विचार विमर्श के बाद, आज एक नया विचारक, महान विचारक गोपाल कृष्ण गोखले पर हम विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, गोपाल कृष्ण गोखले एक महान देशभक्त, इतिहासकार और अर्थशास्त्र के आचार्य थे। मित्रों, मोतीलाल नेहरू ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि वे देशभक्त से प्रेरित एक महान आत्मा थे और उनकी देशभक्ति संपूर्ण थी। यद्यपि वे मनुष्यों के जन्मजात नेता थे, परंतु उन्होंने मातृभूमि के निम्नतम सेवक होने के अतिरिक्त और किसी बात के लिए कभी कोई इच्छा नहीं की। उन्होंने भारत माता की इतनी भक्ति से सेवा की कि अब यह इतिहास का विषय बन गया है। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी भी श्री गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, क्योंकि उनमें वो सभी गुण विद्यमान थे जो एक व्यक्ति को संत बना देते हैं। उनकी सेवा, उनका त्याग, उनकी सज्जनता, उनकी उदारता, उनकी सह्रदयता तथा उनकी देशभक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मित्रों, वे तो वास्तव में राजनीति में छल कपट और षड्यंत्र को कोई स्थान देने के लिए कतई तैयार नहीं थे और इसका आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। राजनीति का आध्यात्मिकरण की प्रेरणा भी शायद महात्मा गांधी को भी गोपाल कृष्ण गोखले से ही मिली थी। मित्रों, गोखले जी की असीम सेवा के कारण ही गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में सदा उनका आदर्श अपने साथ में रखा। गांधी जी उनको सदा महात्मा गोखले कहकर पुकारते थे। मित्रों, अब हम गोखले जी का जीवन परिचय पर विचार विमर्श करते हैं। विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन प्रारंभ से ही सरल और संयमशील रहा है तथा उनके बौद्धिक गुण उनके भावी उज्जवल जीवन का संकेत देते रहे थे। मित्रों, जब उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। बड़े ताज्जुब की बात है, प्राय वो सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर अपना अध्ययन करते थे। उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और खाया। 1884 में बंबई के एक कॉलेज से उन्होंने बीए पास करने के उपरांत वे पूना में एक अंग्रेजी स्कूल में
टीचर के पद पर नियुक्त हो गई और आगे चलकर एक विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में यह विद्यालय विकसित हुआ। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने जहां पर अपना अध्यापन कार्य किया वो एक फेमस फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में डेवलपमेंट हुआ उसका। गोखले इस कॉलेज से 1902 में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई। महादेव गोविंद रानाडे पर गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता का बड़ा प्रभाव पड़ा। मित्रों, गोखले को बंबई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था, जिसका नाम सार्वजनिक सभा, उसका मंत्री भी बना दिया गया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। विद्यार्थियों, 22 वर्ष की अल्प आयु में ही गोखले बंबई विधान परिषद के सदस्य बन गई। सरकार की भूमि राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने परिषद में बहुत ही प्रभावशील भाषण दिए। श्री गोखले ने सन 1889 में कांग्रेस में प्रवेश किया। 1885 में कांग्रेस के मंत्री बन गई और अनेक वर्षों तक कांग्रेस की बंबई शाखा के मंत्री बनी रही। विद्यार्थियों, जीवन परिचय के इसी कड़ी में 1892 के एक्ट की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। 1897 में दक्षिण शिक्षा समिति के प्रतिनिधि के रूप में वेलवी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए वो इंग्लैंड भी गए। उन्होंने वहां पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि भारत का बजट इंपीरियल काउंसिल के पास होने के बाद लागू होना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। 1902 में गोखले केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बन गए। परिषद के उनके बजट भाषण बहुत ही तर्कपूर्ण और आकर्षक हुआ करते थे। उन्होंने परिषद के सदस्य के रूप में नमक पैसे टैक्स हटाने, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने, जो प्रारंभिक शिक्षा सरकार आज भारत देश में शुरू कर रखी है और मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा। यह विचार कहीं न कहीं गोपाल कृष्ण गोखले से ही लिया गया है। इसी के साथ सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं बरतने, अर्थात आरक्षण का जो प्रावधान है, समानता का जो प्रावधान है, समाजवाद की जो अवधारणा है, कहीं न कहीं गोखले से प्रभावित रही है। इसी प्रकार सरकारी व्यय कम करने की दिशा में बड़ी प्रभाव ढंग से उन्होंने अपनी शक्ति को इसमें लगाया। मित्रों, गोखले की जो मृत्यु के बाद एक बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड कर्जन ने कहा, उन्हें किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज्यादा संसदीय प्रतिभा हो। कहने का तात्पर्य यह है, गोखले की बुद्धिमत्ता, उनकी प्रभावशीलता, उनकी राजनीतिक सोच से लॉर्ड कर्जन भी बहुत प्रभावित थे। मित्रों, सन 1905 में गोखले बनारस कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए और केवल 39 वर्ष की आयु में इस गौरवपूर्ण पद पर पहुंचने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। बनारस कांग्रेस के सभापति की हैसियत से उन्होंने एक
राजनीतिक शस्त्र के रूप में बहिष्कार का समर्थन किया और कहा कि इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब कोई चारा नहीं रह गया हो और जबकि प्रबल लोक भावनाएं इसके अनुकूल हो। मित्रों, 1907 के सूरत विच्छेद के बाद गोखले ने कांग्रेस के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भाग लिया और नरम दल के नेता के रूप में भी अनेक वर्षों तक कांग्रेस के कर्णधार का काम करते रहे। भारत के प्रतिनिधि के रूप में गोखले अनेकों बार इंग्लैंड गए। जनता और सरकार दोनों के बीच उनकी स्थिति विषम रहती थी। इधर लोग उनकी नरमी की निंदा करते थे, उधर सरकार उनकी उग्रता को बुरा बताती थी। वास्तव में गोखले नरम और शिष्ट थे, लेकिन उनकी भाषा की स्पष्टता उनके आक्रमण का और जोर इससे कम नहीं हो जाता। गोखले जनता की आकांक्षाओं को वायसराय तक पहुंचाते थे और सरकार की कठिनाइयों को कांग्रेस तक। मित्रों, 1904 में गोखले को CIE का खिताब दिया गया। जीवन परिचय के इसी कड़ी में विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1909 के सुधारों का सबसे पहले स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यवहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट करते हुए नौकरशाही के कार्यों की भी कटी आलोचना की। कहने का तात्पर्य है वो स्पष्टवादिता के धनी थे। 1912 में वो दक्षिण अफ्रीका गई और रंग विरोधी आंदोलन में उन्होंने गांधी जी को सहायता प्रदान की। 1914 में जब कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की गई, तब पहले तो गोखले ने इसे पसंद किया, परंतु बाद में अपना विचार बदल दिया। वास्तव में गोखले सिद्धांतवादी थे और अपने सिद्धांतों से प्रतिकूल समझौता उन्हें कतई पसंद नहीं था। गोखले ने भारत सेवक समिति की स्थापना करके एक बहुत बड़ा रचनात्मक काम किया। यह एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक संस्था थी जिन्होंने नाम मात्र के वेतन पर मातृभूमि की सेवा करने का वचन दिया, प्रण लिया। विद्यार्थियों, जीवन परिचय की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए विचार विमर्श के दौरान गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीतिक क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे और उनकी मान्यता थी कि कांग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधारों के लिए आंदोलन करना चाहिए। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनकी निष्ठा थी और उनका कहना था कि अंग्रेज उस समय भारत को अविलंब स्वशासन दे देंगे जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि भारतीय इसके योग्य है। पर जीवन के अंतिम वर्षों में गोखले को इस दिशा में निराशा ही लगी। गोखले का यह भी विश्वास था, देश का पुनर्निर्माण राजनीतिक उत्तेजना की आंधी से नहीं बल्कि धीमे धीमे ही हो सकता है। इस धीमी प्रक्रिया में समस्या का वास्तविक हल था अंग्रेजों की प्रकृति के श्रेष्ठ पहलू पर विजय पाना और इस प्रकार उनकी सहायता एवं समर्थन प्राप्त करना था। लॉर्ड मार्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा कि उनका मस्तिष्क एक राजनीतिक का मस्तिष्क था और उनके शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी। वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैकियावेली की भांति किसी भी साधन, चाहे वो नैतिक या अनैतिक, इसका ध्यान नहीं रखते हुए उसको ठीक नहीं समझते थे। मित्रों, विद्यार्थियों, गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और ये मांग की कि भारत में या भारतीयों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश मिलना चाहिए, निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हो तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण की जावे। केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने जो भी भाषण दिए, उनके अथक अध्ययन, उदार दृष्टिकोण और एक ऐसी प्रत्येक वस्तु के प्रति उनकी स्थायी रुचि के प्रत्यक्ष प्रमाण थे जिससे देश के हित साधन में सहायता मिल सकती थी। विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छिपा हुआ राजद्रोही समझती थी, क्योंकि वो सरकार के निर्भीक आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। गोखले नरम राष्ट्रीयता के अनुयायी थे, अतः तिलक जैसे उग्रवादी नेता उन्हें एक कमजोर दिल का नरम नेता कहते थे। पर दृष्टिकोण न ब्रिटिश सरकार का सही था और न ही उग्रवादियों का। गोखले राजद्रोही या क्रांतिकार नहीं थे, क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह उत्पन्न नहीं करना चाहते थे।
वे तो केवल याचिकाओं और संवैधानिक आंदोलनों के द्वारा भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के दोषों को समाप्त कर भारतीयों के लिए अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। विद्यार्थियों, अन्य उदारवादियों के समान भी वे भारत के लिए स्वशासन के आकांक्षी थे, लेकिन यह स्वशासन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही होना चाहिए था। गोखले कमजोर दिल के नरम नेता इसलिए नहीं माने जा सकते कि वे ब्रिटिश सरकार की कठोरतम आलोचना करने से भी कभी पीछे नहीं हटे। विद्यार्थियों, मित्रों, गोखले अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यद्यपि गोखले का ब्रिटिश सरकार की नेक नियत पर विश्वास डगमगाने लगा, फिर भी उन्होंने यह पक्का विश्वास बना रहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन की गति जो है उसे तीव्रता मिलेगी और 25 वर्षों से उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार का विचार गोखले का था। गोखले ने भारत के सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे गोखले की राजनीतिक वसीयत कहा जा सकता है। यह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। गोखले के अंतिम दिन शिक्षा, प्रचार और देश सेवा में भी बीते। विद्यार्थियों, गोखले के इस जीवन परिचय के बाद हम अगली वीडियो में गोखले का क्या राजनीतिक दर्शन है इस पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।